तो जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑपरेटिव सेंटेंस से करा दिया था। तो दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस और जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म कराने के बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आज ये लास्ट वीडियो रहेगी आपकी। हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ भी है, पर लेकिन आप इतना ही पढ़ के जाएँ और पेपर दे के आएँ फिर। तो देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इन सेंटेंसों को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? पहले ये समझ लीजिए इनका सीक्वेंस कैसा होता है। इनका जो सीक्वेंस होता है, पहले सबसे पहले आपको एक इंटरजेक्शन वर्ड मिलेगा लिखा हुआ, और उसके बाद पूरा एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है। तो इंटरजेक्शन वर्ड मतलब यानी जो विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, जो हमारी फीलिंग को, इमोशन को बताते हैं। तो जैसा आप देखते हैं बिल्कुल वैसे आपकी फीलिंग आती है। तो ये इंटरजेक्शन वर्ड आएगा शुरुआत में, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस होता है। अब सुनिए आगे की कहानी। अब तक आप रिपोर्टिंग वर्ड से को कुछ अलग तरीके से चेंज करते थे, इसमें भी थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ड से का मतलब सैड से भी है, तो किस में चेंज करेंगे आप? तो एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। जैसा आप जानते हैं टेंस के अनुसार उसमें एस या एस लग जाती है, और उसके बाद पास्ट में है तो ईडी लग जाए। उसके बाद क्या करना है? एक्सक्लेम के बाद आपको विद लगाना है, और अगर जैसा भाव आ रहा है, अगर खुशी का फीलिंग है तो आप उसके लिए जॉय लगाते हैं, दुख का फीलिंग है तो सौरो लगाते हैं, और किसी की प्रशंसा की जाती है तो वहाँ पर एक वर्ड का यूज होता है जिसका नाम है एप्लॉज। आगे सुनिए। अब सर खुशी वाले वर्ड कौन कौन से होंगे? तो देखिए, खुशी वाले जो वर्ड होंगे वो होंगे वाव और हुर्रे। अगर ये दो तरीके के वर्ड आते हैं तो दिस इज द जॉय, तो वो किसको दिखाते हैं? तो वो जॉय को दिखाते हैं। ऐसे अलास और ओह, ये जो वर्ड हैं ये सोरो को दिखाते हैं यानी दुख को दिखाते हैं। ऐसे ब्रावो और वेल डन दोनों वर्ड जो हैं एप्लॉज यानी प्रशंसा को दिखाते हैं। ध्यान रहे, एप्लॉज या नाउन है और एप्लॉड या वर्ब है। और इनको क्योंकि आपको मोस्टली बुकों में देखेंगे तो एप्लॉड से लिखा हुआ मिलेगा, और अगर आप एप्लॉज लगा देते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। एप्लॉज लगाने के बाद बिल्कुल वही कंडीशन होती है जो ऐसे हो रही है, यानी एक्सक्लेम के बाद विद, और विद के बाद आपको लगाना है एप्लॉज खाली। उसके बाद जैसा आप करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन जैसे आप एप्लॉड लगाते हैं तो एप्लॉड एक वर्ब होती है, तो ध्यान रहे एप्लॉड के साथ जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट में ऐसे ही लग जाती है और पास्ट में ईडी लग जाती है, एप्लॉडेड। और एक नया काम बस इसमें ये होता है कि एप्लॉड लगाने के बाद उसके बाद जो लिसनर होता है वो आपको लिखना होता है, और उसके बाद एक वर्ड और मेंशन करना होता है जिसका नाम है से। और बाकी की बाकी का जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, यानी कुछ भी नहीं करना। एक चीज़ आप लिख सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको लगाना होता है दैट। इसे आप लिख लें। बाकी जो आप यूजुअल चेंज करते हैं सारे वही यूजुअल चेंज है, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रहे, आप इसको भी लिख लीजिए कॉमा के स्थान पर दैट। बस खाली आपको एप्लॉज का ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ सरल है। और एप्लॉज में आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, अगर आप एप्लॉज का यूज़ करते हैं ब्रावो और वेल डन के लिए तो कोई भी परेशानी नहीं है। एप्लॉज लगाने के बाद आपको जैसे एक्सक्लेम विद एप्लॉज, और उसके बाद अगर लिसनर है तो लिसनर, नहीं है तो आप कॉमा के स्थान पर दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही आप एप्लॉड का यूज़ करते हैं तो अगर पास्ट टेंस में है तो उसमें ईडी लग जाती है ना, एप्लॉडेड हो जाता है। और अगर प्रेजेंट में है तो एप्लॉज हो जाता है, एप्लॉड सॉरी, उसमें एस लग जाता है खाली। और उसके बाद जो लिसनर होता है तो उस लिसनर को लिखना होता है, और उसके तुरंत बाद सेइंग को लिखना होता है। अगर लिसनर नहीं है तो डायरेक्ट आप सेइंग का यूज़ कर सकते हैं, और कॉमा के स्थान पर दैट लिख सकते हैं। ज़्यादा आसानी से आपको एग्जाम्पल से आएगा, तो अब मैं मेंशन करता हूँ इसके एग्जाम्पल। मैं मिटा देता हूँ इनको, आप लिख लेना एक एक चीज़ को, बहुत आसान लगेगा इस लिखने के बाद इसको। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। देखिए, पहला सेंटेंस लिखिए आप, ही सेड कॉमा, उसके बाद लिखेंगे आप हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आई हैव लिखिए, आई हैव वॉन द मैच। देखिए, जैसा मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले इंटरजेक्शन वर्ड लिखा हुआ मिलता है, और उसके बाद पूरा असर्टिव सेंटेंस। तो ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो कि हमारे फीलिंग को दिखाता है। अर्रे का मतलब ये होता है हमारी खुशी को बता रहा है, यानी अगर आप मैच जीत जाते हैं तो आपको सीधी सी बात है खुशी होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये खुशी को दिखा रहा है तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना बताया है, बिल्कुल अभी तुरंत आपको बता के हटे हैं हम। सैड को किसमें चेंज करेंगे? तो आप बोलेंगे सर अभी बोला था आपने एक्सक्लेम, क्योंकि पास्ट में है तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, इसमें ईडी लग जाएगी। एक्सक्लेम विद
और क्योंकि ये खुशी को दिखा रहा है तो हुर्रे को किस में चेंज करेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर जॉय। अब कॉमन कोमा के स्थान पर क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो आप कहेंगे सर ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैड, उसके बाद वॉन द मैच। देखिए बहुत ही इजीली आपने बना दिया होगा, बस कुछ भी नहीं किया है। मैंने खाली हुर्रे जो वर्ड है जो कि जॉय को दिखा रहा है, तो उसको मैंने किस तरीके से चेंज किया है, तो रिपोर्टेड सैड को एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि पास्ट टेंस में तो उसमें ईडी लग गई है। उसके बाद क्योंकि ये खुशी को दिखा रहा था तो विद जॉय, उसका कॉमा कोमा के स्थान पर दैट। बाकी सारी कंडीशन वही हैं जो आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कराया है मैंने। आगे देखिए एक सेंटेंस और इसका, ही सेड अलास, ही सेड अलास, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, और उसके बाद लिखेंगे आई एम रून्ड, आई एम। देखिए अगर कोई इस तरीके से कह रहा है कि भाई मैं बर्बाद हो गया या मैं बर्बाद हो गई हूँ, तो सीधी सी बात है वो एक दुख को बता रहा है। और ये जो वर्ड है अलास, ये दुख को बताता है, मैंने मेंशन भी किया था अभी आपसे। तो कुछ भी नहीं करना है, बस ही सैड को एक्सक्लेम्ड, इसमें ईडी लगेगी, उसके बाद विद, तो किसको बता रहा है ये, तो आप कहेंगे सर दुख को बता रहा है, तो इस किस में चेंज हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे सर सोरो में। कॉमन कोमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही, यूज ऑफ इजार है, वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, और उसके बाद रूट। बहुत इजीली आपने इनको बना दिया होगा, कुछ भी परेशानी आपको नहीं आई होगी। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप, जिससे फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, कॉमन टू कॉमा, उसके बाद लिखेंगे ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव देखिए भाई, तो ब्रावो किसको बताता है, तो आप कहेंगे सर एप्लॉज को बताता है, क्योंकि एक प्रशंसा को बताता है। तो कोई परेशानी नहीं है, इसको भी आप वैसे ही चेंज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सर ही, तो मैंने आपको इसको दो तरीके से बनाना बताया था, एक एप्लॉड से जो कि मोस्टली आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है, और एक एप्लॉज से। एप्लॉज जो होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एप्लॉज अगर आप लिख देते हैं तो आपको वही पुराना जो इनके साथ करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो ही एप्लॉज, APP एप्लॉज, सॉरी एक्सक्लेम लिखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, एक्सक्लेम्ड विद, और मैंने क्या बताया था आपको, एप्लॉज। अब देखिए एप्लॉज, और उसके बाद ये लिसनर क्या है, तो आप कहेंगे सर अस, कॉमन कोमा के स्थान पर क्या लगाते हैं आप, दैट, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलेंगे सर वी, हैव किस में चेंज होगा, हैड डन, और उसके बाद वेल। बहुत ईजिली आपने इसको चेंज कर दिया होगा, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आई होगी। अब देखिए आप एप्लॉड से कैसे चेंज करते हैं, तो एप्लॉड लिखने के समय बस आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है, जैसे ही मैंने यहाँ पर EXCLAI एक्सक्लेम विद, उसके बाद मैंने मेंशन किया एप्लॉड, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो एप्लॉड में क्या लग जाएगी, एप्लॉडेड। अब ध्यान रहे जैसे ही मैंने इसको एप्लॉड में किया, ध्यान रखना एप्लॉज, एप्लॉज और एप्लॉड में दोनों में अंतर होता है। ध्यान रहे एप्लॉज जो होता है एक नाउन होता है, इस वजह से इसमें आपको ईडी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये एक वर्ब होता है, इस वजह से आपने इसमें ईडी लगाई है। और जब इसमें आप एप्लॉड में ईडी लगा देते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके साथ मैंने जैसा आपको बताया था बिल्कुल वही काम करना है। क्या करना है आपको, एप्लॉडेड अस। हाँ एक चीज़ और इसके साथ ध्यान रहे, इसके साथ लिखते समय आपको एक्सक्लेम का भी यूज़ नहीं करना होता है, तो यहाँ से आप एक्सक्लेम हटा दें क्योंकि ये खुद अपने आप में एक वर्ब होता है, तो दोबारा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप यहाँ पर ही एप्लॉडेड, ही एप्लॉडेड विद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लिसनर क्या है, तो आप कहेंगे सर अस।
जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्या करना है, अपलोड लिखते समय तुरंत आपको लिसनर का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर अपलोड के बाद आस्क का यूज़ कर दिया। अब क्या करना है आपको, एक नया काम कॉम। अब आपको लिसनर लिखने के तुरंत बाद ही एक वर्ड का मेंशन यूज़ करना है जिसका नाम है सेइंग, यानी सेइंग का यूज़ आपको करना होगा जब आप किसका यूज़ करेंगे, अपलोड का। और जैसे ही मैंने सेइंग लिखा, अब बस अब आपका काम खत्म हो गया। अब कॉमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर दैट। अब वही पुरानी वाली कहानी, यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो आप लिखेंगे सर वी हैड डन वेल। चाहे तो आप विद को भी नहीं लिख सकते, कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे तो इसे इतना ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा आसान ये है कि आप इसको एप्लॉज से बनाएं, क्योंकि एप्लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक्सक्लेम विद और डायरेक्ट एप्लॉज लिखने के बाद और उसके बाद लिस्टर यानी ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद सारी वही पुरानी कहानी। लेकिन जैसे ही आप अपलोड का यूज़ करते हैं तो अपलोड जो है वो खुद एक्सक्लेम का भी स्थान ले लेता है, यानी आपको दोबारा एक्सक्लेम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसे बनाते ही अपलोडेड, उसके बाद अगर लिसनर है तो उसके तुरंत बाद लिसनर, उसके बाद एक नया वर्ड जो आता है उसका नाम क्या है, सेइंग। बस इस वर्ड का यूज आपको इसमें अलग से करना होता है, बाकी सारी पुरानी चीज़ें। उसके बाद सेइंग और कॉमा के साथ दैट, उसके बाद वो पुरानी वाली कहानी है जो आप चेंज करते आ रहे हैं, कुछ भी मैंने नया नहीं किया। यानी आप ध्यान रखें दोनों को, जिससे ही बनाना चाहें उससे बनाना, जो आपको आसान लगे। बस अपलोड के साथ ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अपलोड लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद एक वर्ड और लिखना होता है, इसका नाम है सेइंग। बस इतना सा नया सीखना है इसमें, और भी कुछ नहीं है। वैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हो गया, इसी पर इन तीनों रूल्स पर ही आते हैं लगभग सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप कोई भी क्वेश्चन है उनको बनाएं बोर्ड का, और अगर कहीं परेशानी आती है तो हमसे पूछ लें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा इसको रिव्यू करके दोबारा पढ़ लें, और आप आसानी से पेपर दे के आएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्ट में। धन्यवाद।